व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा काफी शिद्दत से और आराम से हमने खत्म करा है, कोई उसके अंदर जल्दी नहीं करी। आज कैश फ्लो में मैं आपको कुछ वीडियोस क्लब करके दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान से देखनी है। इससे आपको ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंडिविजुअली कैसे बनती है वो आ जाएगी और अच्छे से इन्वेस्टिंग पे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिनेंसिंग पे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एक बार ये और देख लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरा खत्म कर लो आज, ठीक है। पहले मैं सोच रहा था एनालिसिस भी आज ही कराऊंगा, बट नहीं, मुझे लगता है अभी तुम्हें कैश फ्लो पे एक दिन और देना चाहिए। एनालिसिस में तो वैसे ही अब कुछ नहीं बचेगा, रेशो कंपैरेटिव कॉमन साइज छोटे छोटे हैं, 3-4 दिन में सब हो जाएगा। तो तुम मेनली अपना जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग करो पहले, और आज इसको कंप्लीट करो। इसके बाद एक लाइव डाउट सेशन भी रखूंगा जिसमें तुम्हें जो भी दिक्कत रह जाएगी कैश फ्लो में वो सब करेंगे। तो तुम चिंता मत करो, आज इसे कंप्लीट करो। मैं हर तरीके से तुम्हारे साथ हूं। जहां जहां हर चैप्टर पे लाइव क्लासेस की जरूरत पड़ेगी वो भी लगाएंगे अलग से डाउट सेशंस, और तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी कराऊंगा। 100 में से 100 लाने हैं। चलो जल्दी से लेट्स बिगिन। देखो बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब कैश फ्लो निकालना हो तो इसके कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको सबसे पहले पता होने चाहिए, ठीक है। लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले आपको ये निकालना है, यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन में या बड़े क्वेश्चन में भी सबसे पहले एनपीबीटी चाहिए। अब एनपीबीटी कैसे निकलता है आपको मैंने लिखवाया हुआ है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस टिप। 4 एडजस्टमेंट्स होती हैं मेनली। टिप का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व, जो पैसा रिजर्व में डाला। इंटरिम डिविडेंड, जो प्रॉफिट में से इस साल डिविडेंड बांटा है। प्रपोज डिविडेंड, जो आप प्रपोज कर रहे हो बांटने के लिए। और प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस प्लस टिप, 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग नेट प्रॉफिट से जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ। नेट प्रॉफिट से कहां जाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। अब नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए बीच में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं? ऐड करना है, कुछ लेस करना है। क्या ऐड करना है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और क्या लेस करना है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। बट सर ये उल्टा क्यों हो रहा है? खर्चा तो माइनस होना चाहिए, हम खर्चे को प्लस कर रहे हैं। इनकम तो प्लस होना चाहिए, हम इनकम को लेस कर रहे हैं। उल्टा क्यों चल रहा है यहाँ पे? ये तो गलत होना चाहिए। बच्चों देखो, मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ कि इसका पीछे क्या लॉजिक है। अगर आपको लॉजिक समझ जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझता तो क्वेश्चन करते करते हैबिट हो जाती है। तो ध्यान रखना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां प्लस होंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस होंगी। सर लॉजिक बताओ, आओ पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखो बच्चों, हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11th में सीखते थे, ठीक है। उसकी शुरुआत होती थी ग्रॉस प्रॉफिट से, जीपी ब्रॉट डाउन, ये आ गया, ठीक है। फिर हम यहां पे लिखते थे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहले सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते थे। ऑपरेटिंग मतलब जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, बेड डेट्स हो गया, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे इस तरीके के खर्चे होते हैं जो बिजनेस को चलाने में जरूरी होते हैं, सबको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ऐसे ही हम यहां पे लिखते थे ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑपरेटिंग इनकम, अब आपका कोई आपको डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट बिजनेस में मिलता रहता है ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। इस तरीके की इनकम सारी ऑपरेटिंग में कहलाती है, जो बिजनेस के साथ जुड़ी हुई इनकम्स होती हैं। अब यहां पे जो प्रॉफिट आएगा पहले, उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते थे, कि इन दोनों को प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नीचे ले आना है बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये नीचे आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे आ गया। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम यहां पे लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते थे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया,
कोई भी लॉस बाय फायर हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, है ना, इस तरीके की चीजें, इंटरेस्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया। और इधर आती थी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? यही गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, राइट, जो बिल्कुल ही कभी कभी होने वाली इनकम्स होती हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। फिर इन दोनों को प्लस करते थे, ये माइनस करते थे, तो यहां पे जो वैल्यू आती थी उसको मैं बोलता था नेट प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। अब सपोज करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 रुपए है, ये 20 रुपए है, ये 5 रुपए है, तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना आएगा? सर 120 माइनस 5, 115 रुपए का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आया या नहीं आया? 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 20 ये, 120 माइनस 5, 115 आ गया, है ना। अब मैं अगर आपको बोलूं बच्चों की क्वेश्चन उल्टा चल रहा है, क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम दी हुई है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, यानी नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए क्या करोगे बच्चों? इन दोनों को जोड़ोगे ना, 115 और 5 120 माइनस 20, ये 100 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो अगर आप नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? इन दोनों को जोड़ा, माइनस क्या करा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम करा या नहीं करा? मैंने यहाँ पे यही लिखवाया आपको, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको यही लिखवाया, देखो हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जा रहे हैं बच्चों। तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये नॉन कैश आइटम्स हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लेस कर देनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ना अच्छे तरीके से? चलो सर, पहला स्टेप देखो, ये ए है, ये तुम्हें निकालना आना चाहिए, ये बी है, इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये निकालना आना चाहिए। फिर हमें तीसरा निकालना होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यहां से यहां जाने के लिए क्या करना है? यहां पे बच्चों बीच में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करना है। ध्यान रखना, ऐड और लेस। करंट लायबिलिटी में रिश्ता सीधा सीधा है, करंट लायबिलिटी बढ़ी तो हम भी ऐड कर देंगे, करंट लायबिलिटी घटी तो हम भी लेस कर देंगे। बहुत सिंपल, अपने माइंड में रखना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका रीजन भी बताऊंगा। करंट लायबिलिटी बढ़ी तो हम भी ऐड कर देंगे, घटी तो हम भी घटा देंगे। एसेट में उल्टा है, करंट एसेट कम हुआ तो हम ऐड करेंगे, करंट एसेट बढ़ा तो हम लेस करेंगे। ये सीधा सीधा सा काम करना है आपको। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ओनली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपको एडजस्ट करनी है। ये एडजस्ट करने के बाद आप इस पे आ जाओगे। तीन चीजें मिल गई बेटा। सबसे पहले माइंड में रखो क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है? ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप माइनस रिफंड, मैंने आपको लिखवाया है पूरे नोट में। उसके बाद नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट्स। कौन सी एडजस्टमेंट्स? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। अगर वो एक्सपेंसेस है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग तो ऐड कर दूंगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है तो लेस कर दूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मुझे जाना है कैश जनरेटेड पे। कैश जनरेटेड पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करें? लायबिलिटी में सीधा सीधा, बढ़ी तो हम भी बढ़ाएंगे, घटी तो हम भी घटाएंगे। एसेट्स में उल्टा, कम हुआ तो बढ़ा दो और बढ़ा तो घटा दो। ठीक है, आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। लास्ट में इसमें से माइनस कर देना इनकम टैक्स। सिंपल भाई, जो साल में इनकम पे टैक्स दिया होगा, पैसा तो गया होगा, वो भी माइनस कर दो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। खत्म हो गया सर, डन। और क्या, हो भी गया। सिंपल सा ये चीज आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एनपीबीटी निकालना है, फिर वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है और फिर वहां से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे जाना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ए बी सी। ठीक है, परफेक्ट एवरीवन। बस ये फॉर्मेट आज इसी पे मेहनत करनी है, आज मेनली हमें इसी पे ध्यान देना है।
क्वेश्चन कराऊं एक इसका, आओ पहले स्क्रीनशॉट लो फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है आपके एग्जाम में भी। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। आ जाओ, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक बेसिक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां पे हेडिंग डालूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए मेन 3 चीजें हमें ढूंढनी है। उन तीनों के नाम याद कर लेना फटाफट से। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कुछ नहीं है, बहुत ना के बराबर आने के चांसेस, फिर भी मैं कराऊंगा, अभी करा दूंगा जब बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मेन एनपीबीटी होता है। फिर एनपीबीटी से हमें कहां पे जाना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कहां पे जाना है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमारा बच्चों मेन 3 चीजें हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है। ये मेन 3 है इसके अंदर, एनपीबीटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आओ देखते हैं क्या एनपीबीटी निकालना है या गिवन है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। बच्चों करंट ईयर का प्रॉफिट ही दिया हुआ है, हमें बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई, सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट ही दिया हुआ है, तो हम यही यूज करेंगे। कितना? 5 लाख रुपीज। 5 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, चलो बहुत अच्छा हो गया। तो एनपीबीटी मेरा 5 लाख रुपए आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दिखाई दे रही हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और कुछ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है बच्चों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी भी दिए हुए हैं। ठीक है, ओके। आओ कुछ बेसिक काम कर लें। जैसे यहाँ पे लिख दूं एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, है ना। कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी, अभी देख लेंगे। और यहाँ पे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कुछ ऐड होंगी, कुछ लेस होंगी, देखते हैं। चलो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है बेटा? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड सर ये तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आ जाओ लेस करते हैं, 7500 गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। 7500 ये तो माइनस में आएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ बच्चों ये हमारा एक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एक्सपेंस लॉस को ऐड बैक करना है तो इसको ऐड बैक करते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ 5000 ऐड बैक होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ 5000। चलो सर ये भी हो गया। देन डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बच्चों हमारे पास एक नॉन कैश एक्सपेंस लॉस की कैटेगरी में आता है, इसको ऐड कर देंगे। डेप्रीसिएशन 50,000 रुपए ऐड कर देंगे। नॉन कैश आइटम है ना बच्चों, डेप्रीसिएशन को भी ऐड करेंगे। 50,000 डेप्रीसिएशन ऐड करिए। सर डेप्रीसिएशन क्यों ऐड हो रहा है? देखो इसीलिए ऐड हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। डेबिट का मतलब कि हमारी जेब से पैसा गया, जबकि पैसा तो कोई भी नहीं गया। डेप्रीसिएशन तो एक नॉन कैश आइटम है ना, पैसा तो कहीं भी नहीं गया और प्रॉफिट को इसने कम कर दिया, तो सही वैल्यू पे आने के लिए वापस ऐड बैक करे ना, इसीलिए ऐड करा गया है। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मशीनरी 20,000, ये भी नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, जोड़ेंगे इसको भी। 20,000 इसको भी जोड़ो। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, चलो सर ये भी जोड़ दिया। फिर क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है आपने एक प्रोविजन बनाया। बच्चों प्रोविजन भी एक नॉन कैश आइटम है, P&L के डेबिट में आती है। प्रॉफिट को कम कर दिया जबकि पैसा कहीं भी नहीं गया, पैसे आपके बिजनेस में ही है, तो वापस से ऐड बैक करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 रुपए ऐड बैक करेंगे।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहाँ लिखूं, ऊपर लिख दूं यहाँ पे 10,000 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लो जी ये भी ऐड कर दिया। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है इनकम टैक्स पेड 47,500। इनकम टैक्स पेड 47,500 यहां से लेस होगा। इनकम टैक्स पेड 47,500 बच्चों, इनकम टैक्स यहां सबसे नीचे माइनस होता है, बिल्कुल लास्ट में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल लास्ट में इनकम टैक्स माइनस होता है। फॉर्मेट में आपके मैंने लिखवाया हुआ है। चलो जी ये सारी चीजें डन हो गई, सब हो गया। देखो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को ऐड बैक करना है, इनकम्स और गेन्स को लेस करना है, ठीक है। फिर अब हमारे पास कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर बढ़ते हैं लायबिलिटीज तो हम भी बढ़ाएंगे, घटे तो हम भी घटाएंगे। एसेट में रिवर्स करना है, ठीक है। आओ चेक करो फटाफट से क्या क्या कैसे कैसे करना है। अब देखते हैं करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट्स में क्या क्या चेंज आया। बच्चों ईयर को बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। देखो पहले 2023 फिर 24, यहां पे चेंज देखना है। तो देखो 34 से 20 ये तो 14,000 रुपए कम हो गया, है ना। अच्छा ये देखते हैं 40 से 51 ये 11,000 रुपए बढ़ गया, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों ही क्या है, करंट लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटीज में बच्चों सीधा सीधा हिसाब किताब है, यानी कि कम हुई तो हम भी कम करेंगे, बढ़ी तो हम भी बढ़ा देंगे। तो लेस करते हैं डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेस करते हैं डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमारे बड़े हैं, है ना। 14,000 और 11,000 14,000 और 11,000। चलो सर ये भी हो गया। अब करंट एसेट्स में क्या है बच्चों जी, करंट एसेट्स में इनवर्स, ठीक है, इनवर्स या रिवर्स। ये हो गया 2 से 3, 1,000 रुपए से बढ़ गया तो हम लेस करेंगे, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल 52 से 78 ये भी बढ़ गया 26,000 रुपए से, तो ये भी हम लेस ही करेंगे। तो 1,000 और 26,000 लेस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रेड रिसीवेबल्स 1,000 26,000। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है बेटा। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ऐसे आपको एडजस्ट करना है, ओके। बस अब हम इसका नेट वैल्यू बाहर कर देंगे। नेट वैल्यू कितना होगा, देखो 11,000 प्लस में है बस, बाकी सब माइनस में है। 11,000 माइनस 14,000 माइनस 1,000 माइनस 26,000, माइनस का 30,000 ही आ गया, ठीक है। आओ जी अब हमारा काम हो गया है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये हमें चाहिए होता है, मिल गया। अब यहां से हमको इधर आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो अब ये सब एडजस्ट करेंगे। 5 लाख में प्लस करो 15,000, 15 का मतलब ये 10 और 5, ठीक है। प्लस करो 70,000, 70 का मतलब ये 50 और 20, और माइनस कर दो 7,500। ये आया बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 5,77,500। देखो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का बैलेंस एडजस्ट कर दो, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है। अगला हमें ये चाहिए होता है मेन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस का 30,000, तो ये आया 5,47,500। इसमें से ये माइनस करा तो ये आ गया। अब हम इसमें से इनकम टैक्स माइनस कर देंगे 47,500, तो वैल्यू आ जाएगी 5 लाख रुपए, जो कि हमारी मेन वैल्यू है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ये हमारी मेन वैल्यू है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालना है मैंने आपको बताया। मेन जो स्टेप्स हैं वो आप पकड़ लो एक बार, फिर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
एनपीबीटी निकालना है, एनपीबीटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। बीच में गिनती की 4 से 5 एडजस्टमेंट्स होती हैं, मैंने आपको जो फॉर्मेट लिखवाया वहां लिखवाई है, गिनती की 4 से 5, उससे ज्यादा नहीं है। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, कैश जनरेटेड आ गया, इनकम टैक्स माइनस करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल है। और एग्जामिनेशन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे सवाल आने के चांसेस रहते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब बच्चों ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पोर्शन है ना, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको माइंड में रखना है कि 2 चीजों से रिलेटेड इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। एक तो हमारे जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स को आजकल ये क्या बोलता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये हो जाते हैं। और दूसरे बेटा हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो दिमाग में रखना फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहां पे एडजस्ट होते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। या तो हमने एसेट खरीदा होगा, इसका मतलब परचेज ऑफ एसेट, या फिर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखो बच्चों, अगर हम खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, तो ये माइनस में आएगा। खरीदा तो पैसा गया ना, तो ये माइनस में आएगा। कैश फ्लो में तो हम ये देख रहे हैं कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, राइट। इसी तरीके से आप इन एसेट्स को बेच भी सकते हो, इसका मतलब सेल ऑफ एसेट्स या फिर सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बेचोगे तो पैसा आएगा, बेचोगे तो पैसा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके अलावा बच्चों हमारे पास अगर हमने कोई एसेट खरीदा है, कोई एसेट खरीदा हुआ है, वो आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो उस पे हो सकता है आपको रेंट रिसीव हो रहा हो। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है तो हो सकता है उस पे आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा हो। अगर वो इन्वेस्टमेंट डेट नेचर की हुई, यानी आपने कोई सपोज इस तरीके से चीज खरीदी हुई है जो डेट नेचर का इन्वेस्टमेंट है, राइट, तो वो क्या हो सकता है हमारे पास, वो हो सकता है उस पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो। तो अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है उस पे आपको रेंट रिसीव हो सकता है, उस पे आपको डिविडेंड रिसीव हो सकता है, उस पे आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हो सकता है। ये सब तब रिसीव होता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, राइट। तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बच्चों मेनली ये चीजें आती हैं, सही है। तो यहां पे आप फाइनल वैल्यू प्लस की या माइनस की बाहर आ जाएगी, जो भी वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब बच्चों मेन जो इसमें एडजस्टमेंट्स आती हैं वो ये आती है कि परचेज ढूंढो, सेल ढूंढो। ये गिवन नहीं होता क्वेश्चन में यूजुअली, ये आपको ढूंढना ही पड़ता है। तो इसको ढूंढने के लिए मैंने आपको 2 अकाउंट बनवाए हैं। एसेट अकाउंट अगर सिर्फ एसेट का बैलेंस दिया हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट अगर एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस भी दिया हुआ। तो वो कैसे कैसे होता है आ जाओ हम देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, डन। चलो अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार। ये तो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा, ये तो बैलेंस शीट में दिया होगा, और ये बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा, ये बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आप प्लांट एंड मशीनरी को यहां पे आप बड़े ध्यान से देख पा रहे हो, लेकिन नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। तो मैंने आपको सिखाया है कि आप देखो कि ये जो बैलेंस है, बैलेंस सिर्फ एसेट का दिया है या इसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप का भी दिया है। 2 तरीके के सवाल ही बनते हैं इसके अंदर से, ठीक है। या तो सिर्फ इस तरीके से एसेट का बैलेंस दिया होगा, या फिर इस तरीके से। बच्चों ये देखो, ये आपका बैलेंस शीट है और ये बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट्स हैं। यहां पे एसेट का बैलेंस भी दिया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी दिया है। इसका मतलब यहां पे 2 बैलेंस है, और यहां पे हमारे पास सिर्फ एसेट का बैलेंस है। प्लांट एंड मशीनरी सिर्फ एसेट है। तो अगर सिर्फ एसेट का बैलेंस हो तो एक ही अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट। इसको हम यहां बनाते हैं, एक ही अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट। हमारे केस में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कैसे बनता है एसेट अकाउंट आप सब जानते हो। देखो, पर्टिकुलर्स
अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला काम है इस एसेट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेना। अब ईयर को ध्यान से देखना, अप्रैल 23, 31 मार्च 24, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग में 720, क्लोजिंग में 860, तो 720 तो यहां लिखो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि ये पूरा आ जाए स्क्रीन पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 720, ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये आ गया 860, ये हमें क्लोजिंग दिया हुआ है। अब सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग को अगर मैं देखूं, अगर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग होता बच्चों, कोई एडजस्टमेंट ना होता, तो हम यहां से देख के समझ सकते थे कि 720 से 860 हो गया, इसका मतलब हमने एसेट खरीदा है 1,40,000 रुपए का, तभी तो 720 से 860 होगा। लेकिन जब एडजस्टमेंट्स दे दिए जाते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ इसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, फिर आपको अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस अपनी कॉपी में नोट्स में चेक करो, मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिखवाए हुए होंगे। ठीक है, हो गया बच्चों, एसेट अकाउंट बन रहा है। एसेट का नेचर होता है कि ये डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है, ये नेचर होता है एसेट का, ये आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, डेप्रीसिएशन लगा ड्यूरिंग द ईयर 85,000 रुपीज का। ड्यूरिंग द ईयर यानी साल के अंदर कितना डेप लगा, 85,000 का डेप लगा। बच्चों अगर 85,000 का डेप लगा तो डेप्रीसिएशन को हम यहां लिखते हैं बाय डेप्रीसिएशन 85,000। ठीक है, क्योंकि एसेट को कम करता है, राइट। उसके बाद दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ WDV, WDV का मतलब है रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ है 1,10,000, ये बिकी 1,25 में। 1,10 वाला एसेट 1,25 में बिका बच्चों। सोचो 1,10 वाला एसेट अगर 1,25 में बिका तो पहले तो बाय सेल 1,25, सेल को हम यहां पे बाय बैंक लिख देते हैं, ये तो सेल हो गया। ठीक है, ओके। तो बच्चों अगर 1,10 वाला एसेट 1,25 में बेचा गया, देखो बच्चों ये इसका WDV है। WDV का मतलब इसमें से डेप ऑलरेडी माइनस हो चुका है, रिटर्न डाउन वैल्यू है इसका, आज का करंट वैल्यू है। तो सोचो अगर 1,10 वाला एसेट 1,25 का बिका तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को हम यहां लिखते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, 15,000 का बच्चों हमें प्रॉफिट हुआ, 1,10 वाला 1,25 में बिका, राइट। बस यहां पे आपका टू बैंक परचेज बैलेंस में निकल आएगा, ये परचेज हम बैलेंस में निकाल देंगे। तो कितना बैलेंस होगा, अगर मैं कैलकुलेटर से करूं तो कितना कितना होगा, 85,000, 125,000, 860, 10,70,000 ये हो गया। इसमें से 720 और 15,000 हटा दो तो बच्चों 335 का परचेज निकला। देखो 335 का परचेज निकला है। अब हमारा काम हो गया। देखो बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बैलेंस तो कहीं नहीं जाते, ये बैलेंस तो कहीं भी नहीं जाएंगे, इनका कोई काम नहीं है। डेप्रीसिएशन ये बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। ये जाएगा इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में जाएगा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 125 तो प्लस में सेल करा तो पैसा आया होगा। ये बच्चों प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले आइटम है। ये इन्वेस्टिंग में जाएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना 335 नेगेटिव में, परचेज करा तो पैसा गया, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर बनाना है तो बस इन्वेस्टिंग में दो ही चीजें जाएंगी, 335 और 125, 2,10,000 रुपए। देखो देखो ऐसे होता है बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ इतना ही काम होना है, ये पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन गया, और ये दो चीजें डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट या लॉस भी अगर होता तो वो भी ऑपरेटिंग का पार्ट बनता। तो इन्वेस्टिंग में मेनली आपको परचेज और सेल ही ढूंढनी है, मेनली आपको परचेज या सेल ही ढूंढनी है।
बाकी चीजें गिवन होंगी आपको क्वेश्चन में, समझे? तो ये वाला सवाल डन हो गया बच्चों हमारा। अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल करेंगे जो कि है ये वाला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको मैं ऑफिस जाकर रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मेरे कैमरा की बैटरी हो गई है डाउन और बैटरी रखी है ऑफिस में। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑफ कोर्स, बट ये जाके मैं दोबारा ऑफिस में लिख के फिर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है जी, डन है। इतने आप लोग ये शुरू करो और 2 मिनट में बस इसको शुरू करता हूं। अब बच्चों हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पिछले वाले सवाल में क्या हुआ था, पिछले वाले सवाल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एसेट का बैलेंस दिया हुआ था। एसेट का बैलेंस दिया हुआ था तो हमने सिर्फ एसेट अकाउंट बनाया था। अभी यहां पे भी हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। यहां पे भी क्या निकालना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए मैं यहां पे ये बना लेता हूं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सही है बच्चों। अब देखो बच्चों किस तरीके से क्या हमें यहाँ पे करना है, बहुत ध्यान से समझ के चलना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मशीन दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं गुडविल का क्या करने वाला हूं, ये अच्छे से पकड़ के चलो कि हम गुडविल का क्या करने वाले हैं। गुडविल हमें साल के शुरू में कितने का था, 80,000 रुपए का साल के शुरू में। अब देखो इसमें ना ईयर को भी बहुत ध्यान से समझ के चलना है। ईयर को ध्यान से कैसे समझना है कि यहां पे 31 मार्च 23 है, यहां पे 31 मार्च 24 है। पिछली बार उल्टा लिखा हुआ था इस तरीके से, तो बहुत ध्यान से देख के चलना कि ईयर किस तरीके से मेंशन्ड है। अब यहां पे 23 से 24, तो यहां पे 80 से 1 लाख का गुडविल हुआ है। इनटेंजिबल एसेट अगर बढ़ जाता है बच्चों तो हम परचेज मानते हैं, ध्यान रखना। इनटेंजिबल एसेट गुडविल अगर बढ़ रहा है तो उसको परचेज मानना है, यानी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहां पे लिखूंगा सबसे पहले परचेज ऑफ गुडविल। कितने का गुडविल खरीदा बच्चों, 80,000 से 1 लाख हो गया, तो गुडविल 20,000 रुपए से बढ़ गया, 20,000 रुपीज मेरा पैसा गया। ठीक है, अब मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट के लिए वर्किंग नोट बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक तो मशीन अकाउंट बनाएंगे, और एक हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाने वाले हैं। लो जी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहां पे भी पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लो बच्चों बहुत ध्यान से समझ के चलना, बहुत 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 ध्यान से। ठीक है बच्चा, देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एक मशीनरी जिसका ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है। तो ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6 लाख। 5 लाख 6 लाख, ये तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का भी 164 और 180, ओपनिंग बैलेंस इधर आता है 164 और 180। देखो ये भी हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग हो गए। तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे अकाउंट नोट्स में कराए हुए हैं, एक बार अपने नोट्स में चेक करो। एसेट का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखो क्या दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 1 लाख। देखो बच्चों कॉस्टिंग पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ था। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब था कि उसमें से सारा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। यहां कॉस्ट दिया हुआ है कि एक मशीन जिसका कॉस्ट 1 लाख है, इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जीवन भर का डेप्रिसिएशन। इस पे कितना है, 44,000। तो माइनस करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000, 1 लाख में से 44 हटाऊं तो 56 बचता है। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें करंट ईयर का डेप नहीं दिया हुआ, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर आता है 2
मशीन अकाउंट, पूरे जीवन भर का इसका डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 44, ठीक है। एंड 56 की ये मशीन हो गई, ये बिकी 30,000 रुपए में। 56 वाली मशीन सोल्ड फॉर 30,000। सोचो बच्चों, 56 वाली 30,000 रुपए में बिक गई। अगर 56 वाली मशीन बच्चों 30,000 रुपए में बिक गई तो हमारे पास वहां पे कितना अल्टीमेटली अमाउंट आएगा। 56 वाली 30 में बिकी अगर, तो 26,000 रुपए का लॉस आ गया। वैल्यू तो उसकी 56 है, बिक रही है 30,000 रुपीज में, 26,000 का लॉस आ गया नहीं आ गया। तो जो 26,000 रुपए का लॉस आया, सबसे पहले तो उसको लिखता हूं मैं यहां पे बाय P&L, 26,000 का लॉस बाय बैंक जितने की बिकी 30,000 रुपए की, ठीक है। और उसके साथ साथ इसका जीवन भर का डेप्ट बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो यहां से इधर ट्रांसफर होगा, कितना 44। ठीक हो गया बच्चों, परफेक्ट है या नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर हमें करंट ईयर का डेप्ट दिया होता तो वो यहां पे आता बाय डेप्रिसिएशन, तो ये बैलेंस में निकलता और फिर ये ट्रांसफर होता। ये दिया हुआ है तो यहां पे जो बैलेंस निकलेगा वो डेप्रिसिएशन का निकलेगा। यहां पे जो बैलेंस निकलेगा, येलो पेन से निकाल रहा हूं, बाय डेप्रिसिएशन ये बैलेंस में निकलेगा, ठीक है। 180 और 44 कितना होता है 224। 224 में से 164 माइनस कर दो, 224 में से 164, 224 में से 164, 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज बेटा हमारे पास। ये तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया होता तो ये बैलेंस में निकल जाता, ये दिया है तो ये बैलेंस में निकलेगा, दोनों में से एक चीज दी होगी, ठीक है। अब यहां पे आप परचेज निकाल दो टू बैंक अकाउंट, ये परचेज आपकी बैलेंस में निकल आएगी। कितना निकलेगा बेटा 6 लाख और 1 लाख 7 लाख, 7 लाख में से 5 लाख हटा दूं तो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की परचेज आ गई, 2 लाख रुपीस की परचेज आ गई बच्चों, ठीक है। ये परचेज आ गई, ओके। अच्छा सर, अब पोस्टिंग कहां पे किस किस चीज की करते हैं? देखो बेटा, ये बैलेंस तो कहीं पोस्ट नहीं होते, बैलेंस कहीं भी पोस्ट नहीं होते। ये डेप्रीसिएशन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने आप 2 जगह आ गया, देखो इधर भी आ गया इधर भी आ गया, राइट। अब क्या बचा लॉस, लॉस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। अब बचा ये सेल, 30,000 रुपए का सेल है बच्चों, उसको यहां लिखते हैं सेल ऑफ मशीनरी, 30,000, 30,000 रुपीज की सेल ऑफ मशीनरी है। उसके साथ परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 2 लाख रुपए की परचेज निकली, वो भी यहां पे आएगी। ये 2 लाख की परचेज ये नेगेटिव आ जाएगा। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, देखो सब कुछ पोस्ट कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें हमने पोस्ट करी हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फाइनल वैल्यू आने वाला है, नेगेटिव का ही आने वाला है। 220 में से 30,000 हटाऊं तो 190, 190 नेगेटिव का आ जाएगा कैश, ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस मेनली कराए, एक वो जिसमें सिर्फ एसेट दिया हुआ है और एक वो जिसमें एसेट के साथ एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है। तो यहां ध्यान रखना, इस वाले अकाउंट में बैलेंस तो हमेशा होगा ही होगा, बैलेंस तो होगा ही होगा, इन दोनों में से एक चीज होगी, दूसरी बैलेंस में निकाल लेना। जैसे इसमें ये है तो ये निकल गया, ये होता तो ये निकल गया होता। और इसमें मेनली वही परचेज और सेल का खेल है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सर ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है? बच्चों देखो, कैश फ्लो मैं फिर से बोल रहा हूं, बेसिक्स अगर पकड़ के चलोगे तो इससे आसान कुछ नहीं है। बेसिक नहीं समझे ना, जो बच्चे फॉर्मेट रट के जाते हैं, जो लोग याद करके जाते हैं, बहुत दिक्कत है। बेसिक्स पकड़ो, बहुत आसान है, कहीं से कुछ भी दे तुम कर लोगे। ऑपरेटिंग मैंने बहुत इजीली आपको कराया है, इन्वेस्टिंग बहुत अच्छे से कराया है, फाइनेंसिंग भी खत्म करो यार। फाइनेंसिंग बच्चों फाइनेंस से रिलेटेड, यानी या तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई चीज, या फिर लोन से, नॉन करंट लायबिलिटी, या ऐसे ले लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से रिलेटेड।
अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ साथ बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसी में आता है, ध्यान रखना। कैश क्रेडिट भी इसी में आता है, ध्यान रखना। ये कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शंस हैं जो आपको नॉर्मली दिखेंगे करंट लायबिलिटी में, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। कैश क्रेडिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, इनका खास ध्यान रखना। तो ये आपको मेनली याद रखने हैं, ठीक है। बाकी सब बहुत आसान है। तो दो चीजों से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगी, शेयर से रिलेटेड या फिर इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लोन से या डिबेंचर से रिलेटेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। कैसे बनता है, आओ पूरा का पूरा इस तरीके से बना देंगे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आओ बच्चों, सबसे पहले शेयर्स की बात करते हैं। दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं शेयर को इशू करा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, पैसा आएगा सर। कंपनी शेयर इशू करती है तो पैसा आता है, राइट। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पैसा आएगा। अगर शेयर प्रीमियम पे हुए, प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी पैसा आया। अगर शेयर प्रीमियम पे रिडीम करे, सॉरी इशू करे, तो पैसा आएगा ना भाई। हमने शेयर्स इशू करे हैं, कंपनी ने शेयर इशू करे, पैसा आएगा बच्चों आपके पास, राइट। उसके बाद क्या आता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो शेयर इशू करे हैं, ये जो शेयर इशू करे हैं, इन पे डिविडेंड देना पड़ेगा, है ना। तो डिविडेंड पेड, सर डिविडेंड कौन कौन सा बच्चों, दोनों ही डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी और प्रपोज डिविडेंड भी, जो आप पे कर रहे हो। बस ध्यान रखना प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला होना चाहिए, वो हम पे करते हैं, ठीक है भाई। जो पिछले साल प्रपोज किया था वो इस साल पे करना पड़ेगा ना। कंपनी ने बोला था कि हम इतना डिविडेंड देंगे, तो अब देना तो पड़ेगा, राइट। तो ये हमारे पास से पैसा जाता है, सही हो गया बच्चों। उसके बाद बेटा जी अगर इन शेयर्स का बायबैक करना हो या रीपेमेंट करना हो, बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स्ड टेन्योर के साथ आते हैं, तो उनका रीपेमेंट भी करना पड़ता है। रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट होगा तो पैसा फिर जाएगा आपके पास से, पैसा जाएगा ना भैया। शेयर्स का पैसा देखो, जब आपने शेयर इशू करे पैसा आया, कुछ टाइम बाद आपको उनको रीपे भी तो करना पड़ता है भाई। जिन्होंने पैसा लगाया था उनको अपना पैसा वापस भी तो चाहिए, तो वो लोग वहां पर रीपेमेंट में पैसा कंपनी के पास से जाता है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब डिबेंचर की बात कर ले। डिबेंचर हमारा लोन है, देखो शेयर से रिलेटेड ये चीजें आ गई, ओके। अब डिबेंचर में क्या होगा, इशू ऑफ डिबेंचर। कंपनी ने डिबेंचर इशू करे, पूरा चैप्टर पढ़ाया है मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से। डिबेंचर इशू करते हैं तो पैसा आता है। मैं कंपनी हूं, मैंने डिबेंचर इशू करे, मेरे पास पैसा आएगा, राइट। इशू ऑफ डिबेंचर। अगर इनका रिडेम्पशन करा यानी पेमेंट करा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, मेरे पास से पैसा जाएगा बच्चों। रिडेम्पशन का मतलब होता है चुकाना, पे बैक करना, लोन चुकाना। जो लोन लिया है, ये जो इशू ऑफ डिबेंचर था, अब इसका पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, रिडेम्पशन हो गया। इसके बाद क्या आता है बच्चों, इस पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी माइनस हो जाएगा भाई। इस पे इंटरेस्ट भी तो आपको पे ही करना पड़ेगा। बस फिर आपके पास अल्टीमेटली फाइनली वैल्यू या प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। प्लस में आई तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, माइनस में आई तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाली एक्टिविटीज में भी ऐसा ही है। प्लस में है तो कैश फ्लो, माइनस में है तो कैश यूज्ड, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास पूरा का पूरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें होती हैं। देखो बहुत सिंपल है, ये सारी की सारी शेयर से रिलेटेड हो गई, ये सारी की सारी लोन्स डिबेंचर्स से रिलेटेड हो गई। ध्यान रखना, ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ जाए तो समझ लेना लोन लिया है ना। कम हो जाए तो समझ लेना लोन चुकाया है, वो भी यहीं पे आएगा। इसी तरीके से कैश क्रेडिट भी यहीं पे आएगा, इंटरेस्ट भी यहीं पे आता है लोन पे, ठीक है। ओके, लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। अब बच्चों हम सवाल देखते हैं। देखो इस तरीके का क्वेश्चन फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बन सकता है, क्योंकि अभी कैश फ्लो 6 नंबर में आता है, पहले कैश फ्लो 8 नंबर में आया करता था, तो पूरा बड़ा क्वेश्चन आया करता था। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। देखो हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना है, आ जाओ शुरू करते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शुरुआत करते हैं बच्चों इक्विटी शेयर्स के साथ। इक्विटी शेयर्स जो हैं हमारे पास पिछले साल 6 लाख के थे। पिछले साल इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख की थी। देखो ये प्रीवियस ईयर है 23 हमारा करंट ईयर है। हमेशा न्यू ईयर को करंट मानना है, ठीक है। पिछले साल 6 लाख के थे शेयर्स, इस साल 8 लाख के हैं। तो 6 लाख से 8 लाख हो गया मेरा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कब बढ़ती है? जब नए शेयर इशू करे हो, है ना। तो हमने क्या करा है? हमने करा है इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स भी कौन से? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितने के हैं? 2 लाख रुपए के। मैं इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि नीचे इस पे ना एडजस्टमेंट है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सबसे पहले इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट 15% प्रीमियम। बच्चों 15% के प्रीमियम पे इशू करे गए हैं। 15% का प्रीमियम मतलब 15% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा हमें इन पे। तो प्रीमियम होता है जब एक्स्ट्रा पैसा मिले। तो देखो 2 लाख के थे, 2 लाख का 15% कितना आएगा? 30,000। तो 30,000 बच्चों प्रीमियम का भी मिलेगा। 30,000 भी हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। ये एडजस्टमेंट हो गई हमारी। देख रहे हो 6 लाख से 8 लाख तो 2 लाख रुपीस के तो शेयर इशू हुए, शेयर का पैसा आया। नीचे लिखा हुआ था कि ये शेयर प्रीमियम पे इशू है, प्रीमियम का भी पैसा आया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर प्रीमियम यहाँ क्यों नहीं आया? बाबू प्रीमियम शेयर कैपिटल का पार्ट है। ये बेसिकली हमें शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये दिया हुआ है। प्रीमियम कहाँ पे आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। प्रीमियम कहाँ पे आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। देखो जितने भी रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में आते हैं। ये ध्यान रखना। यहाँ पे मेनली इसने आपको कैपिटल और डिवेंचर ये दिए हुए। तो प्रीमियम के बारे में अलग से ही जानकारी देगा, ठीक है। और कुछ इक्विटी शेयर्स पे है क्या? ये प्रेफरेंस शेयर पे है, डिवेंचर पे है, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे है, इंटरेस्ट एंड अंडरराइटिंग कमीशन है इक्विटी शेयर्स पे। अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब होता है बच्चों कि ये आपने पेमेंट करी। ये जो शेयर इशू करे हैं इसमें जो ब्रोकर है जिसने काम कराया है, ठीक है, मतलब जिसने आपके एक तरीके से शेयर्स बिकवाए हैं, उसको हम अंडरराइटर बोल देते हैं। जो आपके शेयर्स बिकवाता है उसको हम अंडरराइटर बोलते हैं। तो उसने आपके शेयर्स बिकवाने के लिए कमीशन लिया है तो वो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, है ना। 10,000 रुपये देने पड़ेंगे तो यहाँ से माइनस कर दो 10,000 रुपये। ये हमें पे करने पड़ेंगे तो हम यहाँ से माइनस भी कर देंगे। तो मुझे टोटल 2 लाख मिले, 30,000 ये मिले, 230 हो गए, 10,000 दे दिए। तो इक्विटी शेयर पे 2,20,000 रुपये मुझे रिसीव होंगे। सबसे पहले तो आप अपने पास ये लिख लो, इक्विटी शेयर पे कितना पैसा मिलेगा? 2,20,000, ठीक है। ये इशू है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है और ये अंडरराइटिंग कमीशन मैंने माइनस कर दी। डन। इक्विटी शेयर से रिलेटेड चीजें डन, ओके। उसके बाद बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर पहले 2 लाख के थे, अभी 0 हो गए हैं। डैश का मतलब 0। प्रेफरेंस शेयर एकदम 0 हो गए हैं तो इसका मतलब इनका रीपेमेंट कर दिया होगा, है ना। तो यहां पे लिखते हैं, ये तो इशू हो गया, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने का? ये भी 2 लाख रुपए। इससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। भाई प्रेफरेंस शेयर 5% के प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं तो 5% का प्रीमियम यानी इसमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा। 2 लाख का 5%, 10,000 का बच्चों हमको इस पे प्रीमियम देना पड़ा। और कुछ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड, बाकी तो डिविडेंड आएगा। बस डिविडेंड अभी देख लेते हैं हम, अभी देखते हैं। तो अल्टीमेटली हमें 2,10,000 रुपए देने पड़े तो माइनस में जाएगा। माइनस में क्यों जाएगा? क्योंकि रीपेमेंट हुआ बच्चों। 2 लाख से 0 रीपेमेंट हो गया तो हमने ये भी कर दिया, डन हो गया। अब डिवेंचर पे आते हैं। डिवेंचर पहले 0 थे, अभी 1 लाख के हैं। पहले 0 अभी 1 लाख, तो हमने लोन ले लिया, डिवेंचर इशू कर दिए। तो यहां पे लिखता हूं इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितना? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस। और नीचे क्या दिया हुआ है?
डिबेंचर्स वर इशूड एट 1% डिस्काउंट। बच्चों 1% के डिस्काउंट पे, तो 1 लाख का 1% यानी 1000 हमने डिस्काउंट दिया होगा, 99,000 रुपीज हमें डिबेंचर से मिलेंगे, क्योंकि डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करे गए थे। ठीक हो गया बेटा, ये तो डन हो गया। हाँ सर ये तो डन हो गया। अब मेरे पास कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स बची, जैसे सबसे पहले डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया गया है, तो पहले तो यही लिखो, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। कितना बच्चों, 24,000 रुपीज पैसा जाएगा। 24,000 रुपए का हमने डिविडेंड दे दिया प्रेफरेंस शेयर्स पे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 14,000 रुपए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 14,000 रुपीज। लो जी, इंटरेस्ट भी जाएगा। उसके बाद बच्चों अब देखो आपके पास प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड में अपने नोट्स चेक करो, मैंने आपको लिखवाया होगा, हर आप जहां भी अटकोगे ना आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नोट्स में मिलेगा। प्रपोज डिविडेंड में बच्चों 2 साल का दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, हमें हमेशा प्रीवियस ईयर लेना है, करंट ईयर को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। करंट ईयर हमें देखना भी नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर जो है वही डिविडेंड पेड होता है। भाई जो पिछले साल प्रपोज करा उतना पे करोगे ना, अब कितना, 90,000 रुपए, तो 90,000 रुपए ये डिविडेंड पेड हो जाएगा 90,000 रुपीज का। लो सर सारी चीजें हो गई, देखो ये भी हो गया, ये हमें देखना ही नहीं है, बस डन सर। फाइनल आंसर देखो क्या आ रहा है, 2,20,000 माइनस 2,10,000 प्लस 99,000 माइनस 24,000 माइनस 14,000 माइनस 90,000, 19,000 नेगेटिव का आ रहा है बच्चों। 19,000 नेगेटिव का आया तो इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लो सर डन। अगर ये पॉजिटिव आता तो कैश फ्लो बोलता, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड, खत्म। इस तरीके से देखो फाइनेंसिंग में जितनी जितनी मैंने चीजें लिखवाई थी सब आ गई या नहीं आ गई, देखो सब आ गया ना, बढ़िया हो गया। सर ये परसेंटेज क्या है, 12%, 14%। बाबू ये डिविडेंड का रेट है, रेट ऑफ डिविडेंड, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये हमने अपने क्वेश्चन में यूज क्यों नहीं करे, इसीलिए नहीं करे बच्चों क्योंकि हमें डिविडेंड, इंटरेस्ट ये सब डायरेक्टली गिवन था। अगर ये कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं होगा तो फिर हम इस परसेंटेज के हिसाब से काम करेंगे, 12%, 14%, फिर हम इस हिसाब से करेंगे। अगर गिवन है तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो। डन एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शुरू करते हैं बच्चों। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पॉपुलर हैं, एग्जाम में आने के काफी हाई चांसेस रहते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रूपारेल लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो बच्चों हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ही डिटेल्स हैं और इन्वेस्टिंग ही हमें बनाना भी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और पूरा प्रॉपर एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम बना देंगे, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम। उसके बाद जो जो भी डिटेल्स होंगी उसके हिसाब से आप वर्किंग नोट बनाओगे, ठीक है। आओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपके माइंड में होना चाहिए कि हम लोग इसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करंट एसेट्स के बारे में ही चीजें लिखते हैं, ठीक है। चलो आओ चालू करते हैं बच्चों। क्या क्या दिया हुआ है हमें, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, चेक करो। गुडविल दिया हुआ है, पेटेंट्स दिए हुए हैं, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, अकॉर्डिंगली अकाउंट्स बना लेंगे, ठीक है। पेटेंट्स के बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं, पेटेंट का ओपनिंग क्लोजिंग भी है तो हम इसका भी अकाउंट बना लेंगे। डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे, ठीक है, मशीनरी का भी बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी गई हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेची भी गई हैं तो इसका भी अकाउंट बना लेंगे। इसका मतलब पेटेंट्स, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट का तो अकाउंट बनेगा। गुडविल के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो गुडविल को हम यही के यही ट्रीट कर सकते हैं। गुडविल क्या है, पहले 1 लाख था लास्ट ईयर में, इस साल 3 लाख हो गया है, तो 1 लाख से 3 लाख हो गया तो गुडविल बढ़ा है, यानी हमने खरीदा, 2 लाख रुपए का गुडविल खरीदा। बच्चों अगर गुडविल बढ़ जाता है तो परचेज है, कम होता है तो राइट ऑफ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं परचेज ऑफ
गुडविल 2 लाख रुपीज। सर अगर राइट ऑफ होता है तो वो कहा जाता है? बेटा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर एड बैक होता है, ठीक है। अभी फिलहाल खरीदा है तो पैसा गया। ओके सर, चलो अब वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें हम पेटेंट अकाउंट बना लेते हैं। ये हमारा पेटेंट अकाउंट हो गया। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग बच्चों मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आइए बच्चों, पहले पेटेंट और मशीनरी का ही काम करूंगा मैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? अरे देखो जरा, पेटेंट में ओपनिंग 280 है, क्लोजिंग 160 है। 280 और 160, ठीक है। 280 एंड 160। अब मशीनरी पे चलते हैं। मशीनरी में क्या है? 1020 और 1240। 1020 और 1240। 1020 और 1240। बच्चों एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, ठीक है। आओ अब जानकारी देखेंगे। क्या है लिखा हुआ है? पेटेंट्स 1,20,000 रुपए के हमने बुक वैल्यू पे ही बेच दिए, यानी 1,20 वाले पेटेंट 1,20 पे ही बेच दिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो पेटेंट 1,20 वाले 1,20 पे ही बेच दिए, तो यहां पे लिखूंगा बाय बैंक 1,20,000 ये पेटेंट हमने सेल करे। अच्छा, और कोई जानकारी पेटेंट के बारे में? पेटेंट के बारे में और कुछ नहीं है, ठीक है। डेप्रीसिएशन लगना है ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीनरी 140 का डेप लगा मशीन पे, तो बाय डेप्रीसिएशन 140 का बेटा डेप लगा। और क्या जानकारी है मशीन के बारे में? कुछ और भी है। आगे दिया हुआ है एक मशीन जिसका बुक वैल्यू 80 है वो 50 में बिका। 80 वाला मशीन बच्चों 50 में बिका। 80 वाला मशीन 50 में बिका, बाय बैंक 50,000। और अगर 80 वाला 50 में बिका तो 30,000 का लॉस हुआ, बाय P&L 30,000 का बेटा लॉस हो गया। क्या मशीन के बारे में और कुछ है? नहीं सर, पेटेंट हो गया, मशीन हो गया, ये तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में है। इन्वेस्टमेंट की बातें अभी करेंगे। आओ पहले इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे पेटेंट इधर 280 था और इधर भी देखो कितना हो गया, ये 280 ही हो गया है। तो पेटेंट के बारे में तो हमारे को यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि बस सेल ऑफ पेटेंट निकल के आया 1,20 का। ओपनिंग क्लोजिंग तो हम कहीं लिखते ही नहीं है, क्योंकि देखो मैच कर गया, दोनों तरफ मैच कर गया, तो हमारा कोई बैलेंस ही नहीं निकला। तो बस सेल ऑफ पेटेंट कितना, 120 का सेल ऑफ पेटेंट है। सेल ऑफ पेटेंट 120 पैसा आया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद वी हैव मशीन। मशीन की अगर हम बात करें बच्चों, तो आपके पास इधर टू बैंक परचेज निकल के आएगा। बैलेंस डेबिट में हम हमेशा परचेज निकालते हैं बच्चों। 3 चीजें ऑलरेडी आ चुकी है, डेप्रीसिएशन, सेल और लॉस। अभी जो बैलेंस आएगा वो परचेज का आएगा, ठीक है। कितना परचेज है कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। हम लोग कैलकुलेटर पे चेक करेंगे। इधर क्या क्या हो गया, 12,40,000 प्लस 80,000 प्लस 140,000, 14,60,000 तो ये हो गया बेटा। और 14,60,000 में से 10,20,000 हटा दूँ तो 4,40,000। 4,40,000 रुपए का बेटा परचेज निकल के आ गया। अब देखो हमारे लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बैलेंस तो कहीं नहीं जाएगा,
ये बैलेंस भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। डेप्रीसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है, तो अभी तो हमें इन्वेस्टिंग बनाना है, कोई काम नहीं है। लॉस भी ऑपरेटिंग में ऐड बैक होगा। हमारे लिए दो मेन चीजें हैं, एक तो ये है सेल ऑफ मशीन और एक ये है परचेज ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन 50,000, सेल ऑफ मशीन 50,000। बच्चों मशीन बेची तो पैसा आया, सेल ऑफ मशीन 50,000 एंड परचेज ऑफ मशीन, मशीन खरीदी तो पैसा गया 440। ये आप नेगेटिव में लेके चलोगे, ठीक है। एक हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाने वाले हैं हम, वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, इसमें हम बनाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग क्लोजिंग कितना दिया हुआ है वो भी सेम ऐसे ही चलता है। इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 60 और 160, 60 एंड 160, ठीक है। 60 एंड 160 हो गया। क्या दिया हुआ था हमें नीचे, ऑन 31 मार्च 23, यानी बिल्कुल लास्ट में 10% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड फॉर 180। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं 180 की, 180 की हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी है, तो यहां पे लिख रहा हूं टू बैंक। 180 की हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, खरीदी तो डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। परचेज दिया हुआ है बच्चों। एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। बोल रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट्स 20,000 के प्रॉफिट पे बिक गई। अच्छा सर, अब देखो मुझे एक बात बताओ, आपके पास शुरू में 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स थी, 180 की आपने और खरीद ली, तो 180 और 60 आपके पास 240 की इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। भाई आपके पास 60,000 की शुरू से थी, 180 की आपने और खरीद ली, तो जो क्लोजिंग है वो 180 और 60 240 आना चाहिए, जबकि आ कितना रहा है 160। इसका मतलब हमने यहाँ पे 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, 80,000 की इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए। लेकिन क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं ये हमने बेची हैं 20,000 रुपए के प्रॉफिट पे। देखो जरा, $240, 80,000 रुपए, ठीक है। 80 वाली इन्वेस्टमेंट्स 20,000 के प्रॉफिट पे, तो बाय बैंक 1 लाख रुपए की बेटा सेल करी होंगी 80 वाली 20,000 के प्रॉफिट पे, और जो प्रॉफिट है वो इधर आ जाएगा, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो ये बैलेंस कहीं नहीं जाएगा, ये P&L ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हमारे पास यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 1 लाख की सेल, 180 की परचेज, 1 लाख की सेल, 180 की परचेज। सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट्स एंड परचेज ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट्स। ठीक हो गया बेटा, चलो अब एक चीज और रह गई बस, लास्ट इंटरेस्ट और दिया हुआ था हमें। क्या दिया हुआ था देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड 6,000 का हमें इंटरेस्ट मिला है। अब आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। परफेक्ट सर, कितना आएगा, पहले पॉजिटिव वाले ले लूं क्या, 120 प्लस 50 प्लस 1 लाख प्लस 6,000 माइनस 180 माइनस 440 माइनस 2 लाख, माइनस का 544,000,
544,000 बच्चों माइनस का, तो इसको क्या बोलते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, नेगेटिव का 544। लो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, ये आपका मेन सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये आपके वर्किंग नोट्स हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 और ये वर्किंग नोट नंबर 3। यहाँ पे टोटल वोटल लगा लेना यार, इतना तो कर सकते हो। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, चलो ये सर ये तो डन है, ये तो हम समझ गए, क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया। अगला सवाल देखो, चलो जल्दी जल्दी से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। आइए अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे बेटा। ये इन्वेस्टिंग वाला क्लियर है, इन्वेस्टिंग में मेनली अकाउंट्स बनाने आने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का काम करेंगे, चलो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आइए बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उससे पहले आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की मेन चीजें याद है ना, जो मैंने आपको कराई है। मेन आपको क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यूजुअली गिवन नहीं होती, तो आप खाली एनपीबीटी भी लिखते हो तो चलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लिखते हो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट से हम किस पे जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्लीज फुल फॉर्म यूज करना बच्चों। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब इसके बाद हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एडजस्ट करते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल किसका डिफरेंस होता है, CACL का, ठीक है। लास्ट आता है हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। एक काम करता हूँ, 2 कॉलम्स बनाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, और इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, इनकम टैक्स, फिर आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है बच्चों। ये आपका मेन फॉर्मेट है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला ये होता है एनपीबीटी, देन वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वहां से कैश जनरेटेड। ये 3 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आओ सर ये तो समझे, शुरू करते हैं। हमें P&L का बैलेंस दिया हुआ है, यानी करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब एनपीबीटी के लिए फिर वही है, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आओ बना लेते हैं। इतना आ रहा है बोर्ड में, बहुत बढ़िया, यहीं पे बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सिर्फ एनपीबीटी का ही वर्किंग नोट बनता है बच्चों, ठीक है। क्या क्या करना है इसमें, करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस टिप, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। ये मेन चीज है। अब मुझे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, मुझे एक ही सरप्लस दिया हुआ है 628। इसका मतलब ये करने के बाद 628 आया है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इज इक्वल टू 628। ऑलरेडी यही दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब सर क्या टिप में कुछ है, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड कुछ है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स है 1.5 लाख रुपए का, प्रपोज डिविडेंड भी है 1.5 लाख का, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड 72, प्रोविजन फॉर टैक्स 1.5 लाख का, प्रपोज डिविडेंड 72,000। ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड है क्या सर, ट्रांसफर टू रिजर्व, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल, डिविडेंड रिसीव्ड, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, नहीं है सर।
बढ़िया। तो कोई ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, ये डैश है। कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं है, ये भी डैश है। रिफंड ऑफ टैक्स तो है ही नहीं। तो यहां से मुझे एनपीबीटी मिल गया। एनपीबीटी कितना हुआ? 628 प्लस 150 प्लस 72,000, बेटा 850 हो गया, 8,50,000। ठीक है, ये 8,50,000 मैंने यहां लिख दिया मेन, 8,50,000 मेरा ये आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको लेफ्ट में कर पाऊं। हो गया, डन सर। चलो एनपीबीटी का काम हो चुका है। अब चलते हैं आगे, क्या क्या दिया हुआ है मुझे। सरप्लस हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, डेप्रीसिएशन 1,40,000 का डेप्रीसिएशन करंट ईयर का यहीं पे ऐड करेंगे। ऐड डेप्रीसिएशन 1,40,000, डेप्रीसिएशन बच्चों यहीं पे ऐड होता है। ठीक है, अच्छा सर डेप्रीसिएशन ऐड हो गया। और क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी ऐड होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लेस करने के लिए दिया हुआ है गेन, गेन ऑन सेल ऑफ, गेन किस चीज का है मैं अभी आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आओ इसकी वैल्यू बढ़ लेते हैं, एक बार चेक कर लो, देखो आप लोग भी। सरप्लस हमने एडजस्ट कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स हमने एडजस्ट कर दिया, प्रपोज डिविडेंड बेटा प्रीवियस ईयर का ही लेना होता है वो भी हमने एडजस्ट कर दिया, डेप्रिसिएशन कर दिया, लॉस 30,000 का, गेन 20,000 का, लॉस 30 का और एबनॉर्मल गेन या नॉन ऑपरेटिंग बोलो, एबनॉर्मल तो नहीं, नॉन ऑपरेटिंग बोलो, ये लेस होगा। ठीक है, 20,000 रुपए का गेन ये लेस हो गया। और क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स पे मुझे डिविडेंड मिला है, तो ये तो बच्चों अब सोचो, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको जो इन्वेस्टमेंट पे इनकम हुई है तो ये अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको रिसीव होगा और ऊपर आपको लेस करना पड़ेगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000, ये भी लेस करना पड़ेगा। लो बच्चों यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। और क्या दिया हुआ है सर? ये भी हो गया, 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 डिविडेंड रिसीव भी हो गया। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स अभी देखते हैं। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इनकम टैक्स पेड 1,18, इनकम टैक्स पेड 1,18, 1,18 का इनकम टैक्स पेड है, ये यहां से हम माइनस करेंगे। अब हमारे पास बस मेनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद वाली ही चीजें बची हैं। ऐड क्या क्या करते हैं हम और लेस क्या क्या करते हैं, याद है बच्चों? करंट लायबिलिटी में सीधा सीधा रिश्ता क्या, करंट लायबिलिटी के बारे में दिया हुआ है दोनों चीजें। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज भी है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज भी है। ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी बढ़ा देंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी घटा देंगे। चलो ये हो गया इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट बढ़े हैं तो हम लेस करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। आओ सर अब चलते हैं हम लोग अमाउंट्स पे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 161, डिक्रीज 64, 161 और 64, तो 161 और 64 ये हम लेस करेंगे। ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स कितने हैं? इंक्रीज इन करंट एसेट्स 6 लाख रुपए के, 6 लाख रुपए के इंक्रीज इन करंट एसेट्स हैं, ये भी हम लेस करेंगे। लो सर हो गया हमारा काम डन बच्चों सारा। और तो इनकम टैक्स है वो हम लिख चुके हैं। चलो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे चलते हैं। तो 850 प्लस 140 प्लस 30 माइनस 20,000 माइनस
6,000। 994 तो बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, 994 का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब आप 994 प्लस 161,000 माइनस 64,000 माइनस 6 लाख, ये आ गया बच्चों 491। 491 का कैश जनरेटेड आ गया। इसमें से इनकम टैक्स माइनस कर दो, माइनस 1,18,000, 3,73,000, यही बाहर आ जाएगा 3,73,000। ये पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो। स्क्रीनशॉट लेके चलना बच्चों, क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी से। डन। क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट दिखा दूं एक बार, आओ बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ट्रेंडिंग यही है कि कोई भी दो एक्टिविटीज आपको निकालने को पूछेगा, सिर्फ ऑपरेटिंग या सिर्फ इन्वेस्टिंग हो सकता है जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन कराया, या कोई भी दो जैसे मैं अभी आगे करा रहा हूं, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस है मेनली। अब अगला सवाल ये देखो, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड देन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हमारे पास बड़े क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, बड़े क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। पहले आप यहां तक ये 3 सवाल बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लो और करना चालू करो। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आओ पहले तो हम यही काम करते हैं। ये तो सॉर्ट हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हमारा मेन जो हेडिंग सब हेडिंग है वो हमने तैयार कर लिया कि भाई यहाँ पे हमारा हेडिंग वगैरह आ जाएंगी। पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टिंग में क्योंकि वर्किंग नोट्स की जरूरत पड़ती है तो वो मैं नीचे बनाऊंगा। आओ देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से स्टडी करना है बच्चों। अकाउंटेंसी में आप सबसे ज्यादा गलती क्या करते हो, पढ़ते ही नहीं हो। ध्यान से पढ़ो। क्या क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल है। गुडविल के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो गुडविल को हम यहीं से देखेंगे। 80 से 180 हुआ, 80 से 180 हुआ तो परचेज ऑफ गुडविल, ये तो हमें यही क्लियर है। परचेज ऑफ गुडविल 80 से 180 तो 1 लाख रुपए का परचेज ऑफ गुडविल नेगेटिव में लिख दो, ठीक है। मशीनरी के लिए एक मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा तो वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं। To balance brought down by balance carried down, opening as well as closing। देखूं जरा कितना ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है बच्चों मशीनरी का। मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 3 लाख और 410। और बेटा सिर्फ मशीनरी नहीं दिया हुआ, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है तो हम इसको प्लांट एंड मशीनरी लिख लेते हैं, ठीक है। 3 लाख और 410 दिया हुआ था बेटा, हमने लिख दिया। गुडविल का काम खत्म हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी पे आ गए। अब ध्यान से देखो, मशीन कॉस्टिंग 85,000। बेटा यहां ध्यान देना प्लीज। देखो मशीन जो है उसका कॉस्ट 85 का है। कॉस्ट का मतलब होता है कि इतने में हमने खरीदा है। ये जो चल रही है ये बुक वैल्यूज है, ये कॉस्ट नहीं है, बुक वैल्यूज है। यहां पे कॉस्ट दिया है। डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन। प्रोवाइडेड देयर ऑन का मतलब होता है बच्चों तब से आज तक, तब से आज तक। तो जब लिया था तब से आज तक 15,000 का डेप लगा। तो 85 पे अगर 15 का डेप लगा तो आज कितने की हो गई, 70,000 रुपए की हो गई। 85 पे 15 का डेप लगाया तो 70,000 रुपए की हो गई, ठीक है। इट वॉज सोल्ड फॉर 62।
70 वाली बच्चों 62,000 रुपए में बेच दी, तो 70 वाली अगर 62,000 रुपए में बेची, बाय बैंक 62, ठीक है, परफेक्ट। अब सर कितना लॉस, ₹8,000 का लॉस है बेटा, ये भी ठीक हो गया। यहाँ तक बहुत तेज़ बारिश हो रही है बच्चों, अभी देख के आया हूँ मैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इतना किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, बट बारिश की आवाज़ आ रही है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपके घर में, आपके शहर में भी बारिश है क्या। चलो कहाँ तक चले गए थे हम, प्लांट एंड मशीनरी की बात कर ली थी। देखो यहाँ पे लिखा था कि एक मशीन जिसका कॉस्ट 85 है बच्चों, इतने का मैंने खरीदा था, डेप आज तक का 15,000 है, तो 85 माइनस 15 यानी 70 की इसकी आज की वैल्यू हो गई। ये बिका 62 में, तो 70 वाला 62 में बिका, 8,000 रुपए का आपका लॉस निकल के आ गया। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लगा 48,000, जो इस साल डेप लगा वो 48,000 है, बाय डेप 48,000 रुपीज़ है। अब देखते हैं क्या सर कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या दोनों साइड में, क्या परचेज निकल के आ रहा है। 410 प्लस 70 प्लस 48, ये आ गया बेटा 528। इधर भी 528 ही आ जाएगा। अब 3 और 2 तो 228 का आपके पास यहाँ पे टू बैंक, परचेज निकल जाएगा बेटा 528 माइनस 3 लाख, 228 आ जाएगा बच्चों। अब हमें बस सिंपली, आपको पता है देखो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाना, डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये है आपके पास मेन सेल, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 62,000 पैसा आया, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 228,000 पैसा गया, तो नेगेटिव में आएगा। बस अब आपके पास यहाँ पे कैश यूज्ड निकल के आ जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना 228 और 1 लाख, 328 माइनस 62 266, ये आपका कैश यूज्ड आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ और तो नहीं बचा सर इसके अंदर। यहाँ पे चेक कर लेते हैं अब जल्दी से एक बार। डन हो गया सर, ये तो प्लांट एंड मशीनरी गुडविल हो चुका है ऑलरेडी, ये भी हो गया। अब बी पार्ट क्या आ रहा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आओ जी जरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे चलते हैं, ये सॉर्टेड है बच्चों। चलो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए सर, फाइनेंसिंग में भी बच्चों हमें यूजुअली कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, जल्दी से अकाउंट आपका मेनली इन्वेस्टिंग में ही बनते हैं, ठीक है। चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एडजस्टमेंट्स बेटा, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन दिया हुआ है और डिविडेंड पेड दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट डिवेंचर्स पे देना पड़ेगा, डिविडेंड शेयर्स पे देना पड़ेगा, दोनों इसी का पार्ट है। अब देखते हैं जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल, पिछले साल 10 लाख, इस साल 15 लाख, तो 10 से 15 5 लाख के हमने शेयर्स इशू करे होंगे। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख, बेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखना मत भूलना बिल्कुल भी, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे टीचर्स का पता है ना, 5 लाख रुपए के इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए। चलो सर ये तो डन हो गया, पॉजिटिव में आया 5 लाख रुपए इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओवरड्राफ्ट को हम फाइनेंसिंग में ही कंसीडर करते हैं लोन के तरीके से। एक 20 से 90 तो 30,000 से पेमेंट हो गया, 30,000 यहाँ पे लिख दूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड
बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड 30,000। चलिए ये भी हो गया, डन हो गया। इक्विटी शेयर्स हमने देख लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट देख लिया। लोन फ्रॉम बैंक बेटा 6 से 7 लाख, 6 से 7 लाख इसका मतलब 1 लाख का लोन लिया है। प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन, ठीक है बच्चा। इसके बाद क्या है हमारे पास, बस बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये दो जगह जाएंगी बेटा। यहाँ पे तो दोनों पेड है, ऊपर दोनों ये एड बैक हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन 60,000, इंटरेस्ट पेड 60,000, डिविडेंड पेड 1,10,000। इंटरेस्ट पेड 60,000, डिविडेंड पेड 1,10,000। देखो दोनों ही पे हुए हैं तो नेगेटिव में जाएंगे, बस और कुछ जानकारी है नहीं। क्या होने वाला है सर, क्या आंसर आने वाला है? 5 लाख प्लस 1 लाख माइनस 30,000 माइनस 60,000 माइनस 1,10,000, 4 लाख रुपए बेटा यहाँ पे आ गए। 4 लाख रुपीस बच्चों यहाँ पे आ गए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो। पॉजिटिव का है ना, हाँ जी। इशू ऑफ शेयर्स पॉजिटिव में था, बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव का था, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक हुआ क्या बेटा? ठीक है। तो देखो हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस देखे जिस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा।